नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। रीट मेंस ग्रेड थर्ड इंग्लिश के अभ्यर्थियों के लिए इस टेस्ट सीरीज का तीसरा पेपर लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। पेपर मैंने इससे पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया था, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। कुछ एक स्टूडेंट्स है जिनकी एक कंसर्न लगातार आ रही है कि सर थोड़ी टेंशन है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि टेंशन अब नहीं लेनी है, टेंशन लो ही मत, बिल्कुल ही एकदम फ्री माइंड से स्ट्रेस फ्री जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे ना, वही चीज़ आपके लिए अब हेल्प करने वाली है। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखा, एग्जाम के टाइम में एकदम स्ट्रेस फ्री होकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो उसी के लिए मैं अब ये जो पेपर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को क्या क्या करना है वो सारी बातों के बारे में मैंने पहले भी कहा था। मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कहूँगा, ना तो मैं शेयर करने के लिए कहूँगा, ना मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, ना लाइक, ना कमेंट्स, मैं तो कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं क्यों कहूँ, आप लोगों का चैनल है, आपकी जो मर्जी आए, जैसा अच्छा लगे आपको, जैसा सुटेबल लगे आप वैसा ही कीजिएगा, है ना। तो चलो, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें देखो क्वेश्चन दे रखा है चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है। यहाँ पे दे रखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिस हिम। यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन है वो पहले से ही किसका है, पैसिव वॉइस का है। आपको क्या बनाना है, आपको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिस हिम। अब यहाँ पे आर रिक्वेस्टेड दे रखा है। अब आर रिक्वेस्टेड दे रखा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट तो हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लीज डिसमिस हिम। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्लीज को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे क्या बन जाएगा, प्लीज को हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पे क्या बन जाएगा, आर रिक्वेस्टेड बन जाएगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू बन जाता है प्लीज या काइंडली के स्थान पर। आई रिक्वेस्ट यू, ये वाला जो है ना, ये और ही रिक्वेस्ट यू और आई प्लीड यू वाले को काट दो। ये वाले जो है ना, ये भी सही है, लेकिन जब हमारे पास ऐसा पड़ा है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर, इस प्रकार की जो भी बातें होती है ना, इनका प्रयोग बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। तो प्लीज डिसमिस हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन ना हो तो फिर ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसमें यू इधर आएगा तो यू हो जाएगा, रिक्वेस्ट का क्या बन जाएगा, आर रिक्वेस्टेड, आगे वैसा का वैसा बन जाएगा। यही सेम कहानी इसमें आ जाती है। बाई मी और बाई हिम ना लगो तो भी चलता है, कोई समस्या नहीं है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लीज डिसमिस हिम, ये वाला जो है ना। तो प्लीज मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिस हिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला कह रहा है कि द न्यूज सरप्राइज्ड अस। क्या दे रखा है, द न्यूज सरप्राइज्ड अस। यहाँ पे क्या दे रखा है, सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज जो है वो कौन सी फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म है। और जब सेकंड फॉर्म हमारे पास आए, जो सेकंड फॉर्म हो, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का हम कर देंगे वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। देखो हैड बीन वाला, हैड बीइंग वाला, हैड वाला, ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो फिर क्या बचा आपके पास, ये वाला बच जाएगा, वर सरप्राइज्ड, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज। ध्यान रखना, सरप्राइज के बाद में एट का प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन के पास हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज टाइम टू डिलीट दीज फाइल्स। देखो क्या दे रखा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और जैसे ही हमारे पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू का तो हम क्या कर देते हैं, टू कर देते हैं, और फर्स्ट फॉर्म का क्या कर देते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है टू बी डिलीटेड, टू बी डिलीटेड, टू बी डिलीटेड, और यहाँ पे टू डिलीट, ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीन है, इन तीन ऑप्शंस में क्या दे रखा है, टू बी डिलीटेड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब टू बी डिलीटेड दीज फाइल्स है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बाद में था बाद का बाद ही रह गया, तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लग गया, दीज फाइल्स टू बी डिलीटेड और दीज फाइल्स टू बी डिलीटेड। फर्क किस बात का है, फोर का। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि ऊपर तो फोर दे ही नहीं रखा था ना, ऊपर जब फोर का यूज ही नहीं हो रखा था, इसका मतलब फोर कहाँ से आया, तो फोर तो आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला सही मान लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। आप ये ध्यान रखना, इट इज टाइम के साथ में जब भी आता है ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि इट इज टाइम, ये लिखा हुआ ना, देखो इधर लिख दिया जाएगा इट इज टाइम, क्या लिख दिया जाएगा, इट इज टाइम के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इधर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जैसे ही यहां से इस तरफ आएगा तो उसके पहले क्या लग जाएगा, उसके पहले लगा दिया जाएगा फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माय फ्रेंड सेड दैट आई ब्लैंक स्पेस श्योरली गेट गुड मार्क्स। देखो माय फ्रेंड सेड दे रखा है, सेड दे रखा है, इधर पास्ट है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी पास्ट हो जाएगा। इसका मतलब केन और मे तो नहीं होंगे, दोनों ही। अब वुड और शुड में से पास्ट कौन सा है,
कई सारे स्टूडेंट्स इस प्रकार की गलतियां करते हैं कि हम क्या मान लेते हैं कि विल जो होता है ना, उस विल का पास्ट किसको मानते हैं, वुड को, और जो सेल होता है उस सेल का पास्ट किसको मान लेते हैं, शुड को। गलत। सेल का पास्ट शुड नहीं होता, शुड बेचारा पास्ट होता ही नहीं है, शुड जो होता है ना पास्ट होता ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा वुड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पास कह रहा है कि यू ब्लैंक स्पेस हैव रिपीटेड इट वाजंट रियली नेसेसरी। क्या दे रखा है, इट वाजंट रियली नेसेसरी, यहाँ पर पास्ट है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पास्ट हो जाएगा, तो मे नोट तो होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा, शुड, वुड और नीड। अब एक चीज देखना, यदि आपके पास सेल विल दे रखा है, यदि आपके पास क्या दे रखा है, सेल विल दे रखा है, तो सेल विल का जो पास्ट है वो क्या बन जाएगा, सेल विल का पास्ट बन जाएगा वुड बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास केन है तो केन का जो पास्ट है वो क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास में मे है तो मे का पास्ट क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा। इनमें तो क्या करते हैं हम पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म में देख लेते हैं, ये हालांकि सेंस फ्यूचर का देता है, ठीक है, ये फ्यूचर और पास्ट की हम बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पास्ट में रखे या फिर नॉन पास्ट में रखे, जैसे मान लो कि मस्ट आ गया, अब बताओ ये पास्ट है क्या। इसी प्रकार जैसे नीड नोट आ गया, तो ध्यान रखना मॉडल जो होता है ना, कोई भी डायरेक्ट मॉडल कभी भी पास्ट होता ही नहीं है। या इसका विल का वुड बना तो पास्ट है, केन का कुड बना तो पास्ट है, मे का माइट बना तो पास्ट है, सीधा मस्ट कभी पास्ट नहीं होता, नीड नोट पास्ट नहीं होता, शुड जो है वो पास्ट नहीं होता। ठीक है, तो इनका यदि पास्ट बनाना हो तो फिर क्या बनाया जाता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो सीधा मैं नीड नोट का प्रयोग कर रहा हूं, अब नीड नोट सीधा क्या है, फ्यूचर का सेंस दे रहा है या प्रेजेंट कह रहा है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट दे रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तो फिर क्या हो जाएगा, नीड नोट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नोट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, शुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नेसेसरी नहीं था, तो आपको रिपीट नहीं करना था, तो फिर क्या हो जाएगा, यू नीड नोट। अब यहां पे नोट होता ना तो शुड वाला भी हो सकता था, नोट होता तो शुड वाला हो सकता, आपको ऐसा रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। क्या कह रहे हैं, जरूरत नहीं थी, आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल भी दे रखा है कि दे रखा है नोट नेसेसरी, और नोट नेसेसरी मतलब नीड नोट। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चाइल्ड ब्लैंक स्पेस फॉर द लास्ट 1 आवर। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4, और 4 के साथ में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। और 4 या सिंस के साथ में टाइम दे रखा होता है तो टेंस कौन सा आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर 2 परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, हैज बीन स्लीपिंग और हैड बीन स्लीपिंग। चाइल्ड के साथ में हैज भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट 1 आवर। इस बात से आपको क्या करना है, बचना है, इस बात से पूरी तरीके से बचना है। क्या कि 4 या सिंस के बाद में दिया गया टाइम हर हाल में पास्ट का होगा, और वो इधर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सॉरी ये सेकंड वाला आपका जो हैज बीन है ना, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, अभी सो रहा है प्रेजेंट में, कब, लास्ट 1 आवर, 1 घंटे सो रहा है। तो ये लास्ट ना लिखा होता तो भी क्या होता, 1 घंटे से ही होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही ब्लैंक स्पेस व्हेन ही ब्लैंक स्पेस द स्कॉलरशिप। अब ये वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या दे रखा है, इधर यदि प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, ये इधर प्रेजेंट होगा तो फ्यूचर हो जाएगा, पास्ट होगा तो पास्ट, कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है। ठीक है, इधर क्या दे रखा है, डिडंट 1 पास्ट, डिडंट 1 पास्ट, डिडंट 1 पास्ट। देखो डिड के साथ में 1 तो आएगा ही नहीं, डिड के साथ में 1 तो आएगा ही नहीं, तो ये 2 तो क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में अगले के पास चले। यहाँ पे क्या दे रखा है, हैड बीन डिसअपॉइंटेड दे रखा है, यहाँ पे हैज दे रखा है, हैज और हैड का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। पास्ट और प्रेजेंट एक साथ नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हुआ कब, व्हेन ही डिड नॉट विन द स्कॉलरशिप, जब उसने स्कॉलरशिप नहीं जीत पाया तो क्या हुआ, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड यानी बड़ा निराश हुआ। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले तो सी ब्लैंक स्पेस फन ऑफ हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सी ब्लैंक स्पेस ऑलवेज दे रखा है, और ऑलवेज जैसे ही हमारे सामने आता है तो फिर हम किसके पास जाते हैं, ऑलवेज आते हैं हम प्रेजेंट के पास जाते हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट के पास। देखो पहले में दे रखा है ऑलवेज मेक, देखो मेक्ड तो होता ही नहीं है, मेक्ड तो होता ही नहीं है, सी के साथ में मेक नहीं आएगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है, तो फिर डज का प्रयोग नहीं किया, क्या हो जाएगा, सी ऑलवेज मेक्स फन ऑफ हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यहां पर यह भी हो सकता था, सी इज ऑलवेज मेकिंग फन, ऐसा भी हो सकता है किसी भी चीज लगातार होती है कि हमेशा अपने फ्रेंड्स के मजे लेती रहती है, हमेशा उनको चिढ़ाती ही रहती है, तो फिर ये वाला भी हो सकता है। दोनों में से जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा वो वाला सही होगा, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा वो वाला सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन के पास चले कह रहा है अनलेस सी ब्लैंक स्पेस द वर्क इन टाइम सी विल बी फाइंड, क्या दे रखा है अनलेस सी ब्लैंक स्पेस वर्क। अब देखो अनलेस दे रखा है तो अनलेस के साथ में नोट तो आएगा नहीं, और नोट, हाँ ये रहा, नोट तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में सी के साथ में कंप्लीट नहीं आएगा तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इधर क्या दे रखा है विल बी, फ्यूचर, फ्यूचर के साथ में पास्ट किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, अनलेस सी हैज कंप्लीट। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहली कंडीशन, इफ की जो पहली कंडीशन होती है जहां पे हम इफ या अनलेस का प्रयोग करते हैं, और उसमें यदि हम ऐसा देखें क्या सेल, विल, कैन और मे, इनके साथ में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, मतलब सिंपल फ्यूचर दे रखा हो, तो इधर वाला जो है इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इधर हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यही वाला करते हैं। अब जैसे हमने देखा उधर विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इधर सिंपल प्रेजेंट, हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का ऑप्शन है एक, और हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का ऑप्शन है दो, दो ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट के हैं और दो ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट के हैं, तो हम सोचते हैं कि बाकी तो वैसे ही गलत है ना, बाकी तो गलत होगा। दोनों में कोई सो भी एक राख ले आप, है ना, दोनों में कोई सो कौन राखनो, क्यों कौन राखनो, क्योंकि अनलेस के सागे नोट कोई कंडीशन में को नहीं आवे, अनलेस के सागे नोट आवई को नहीं। दूसरी बात सी सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी को नहीं आवली, ध्यान रख जो ये बात को। अब क्या हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं भाई, सही आंसर है ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, गलतियां मत करना। ऑप्शंस आपके पास जो अवेलेबल है ना, उन्हीं ऑप्शंस के आधार पर आपको देखना है। अगला कह रहे हैं निकिता सेड टू हर सिस्टर वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। ये वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, इसका नरेशन चेंज करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का नरेशन चेंज करना हो तो कहते निकिता सेड, यहाँ पे पास्ट है तो फिर आगे वाला भी क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे, वेयर का वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर का वेयर ही दे रखा है, यहाँ पर वेयर दे रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे, चारों ही ऑप्शन में आपको वेयर दे रखा है। अब बताओ यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। सभी में सब्जेक्ट पहले आ रखा है, सी, सी, यू और सी, है ना। यू पहले आएगा, यू का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, सिस्टर के लिए, तो इसका मतलब सी, इसका मतलब यू वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन गया, बचे कौन से आपके पास, तीन ऑप्शन। ऑप्शन से नहीं देख रहे हो तो एक बार आप ऑप्शंस को गौर से देख लो। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपके सामने है। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, इधर पास्ट है तो उधर पास्ट हैव जो है उस हैव का क्या बना देंगे, हेड, यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड और यहाँ भी हेड दे रखा है, मतलब ठीक ठाक मुकाबला कांटे का चल रहा है। फिर उसके बाद में आगे हमें लॉस्ट का, द पेन का कुछ नहीं, आई का प्रयोग निकिता ने खुद के लिए किया, मतलब सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का प्रयोग निकिता ने खुद के लिए किया, मतलब सी, और ब्रोट सेकंड फॉर्म है तो हेड ब्रोट हो जाएगा, आई गलत बात, यहाँ पे सी हेड ब्रोट, ठीक है, और सी हेड ब्रोट ये ठीक है। ठीक है, तो इनमें से कौन से वाला, ये वाला गया ना, तो ये एक और ऑप्शन बाहर हो गया। अब बचे कितने, दो ऑप्शंस, इन दो ऑप्शंस में से फिर आगे बढ़ो, यू जो है इस यू का प्रयोग सिस्टर के लिए क्या, मतलब हर, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, और कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर यू, ये वाला गलत हो जाएगा। तीन ऑप्शन गलत होने के बाद में कौन सा आंसर बचा, ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, नरेशन का जब भी क्वेश्चन आए, खास तौर से सेंटेंस यदि लेंदी हो, तो आपको इन जो हिंट्स है इन पे चलना है। क्या, हैव, यू, आई और यू, बस इन तीन चार वर्ड्स है ना, बीच में से जितने सारे प्रोनाउन है, जितने सारे प्रोनाउन है उन सभी प्रोनाउन को बाहर निकाल लो, आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो, फिर ऑप्शन चेक कर लो, आंसर निकल जाएगा। बची खुची बात है वो किस में आ जाएगी, टेंस में आ जाएगी। ठीक है, ये इतना ही कंसेप्ट होता है नरेशन का। पिछले वीडियोज में आपको क्लियरली बता भी चुका हूं किस प्रकार से कैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन के पास चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेगर सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी, है भगवान उठा ले रे, ऐसा ये बेगर कह रहा है। बेगर कह रहा है कि द बेगर सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन से यदि हम देखें तो दे कह रहा है बेगर इन्वोकिंग गॉड इम्प्लोर्ड हिम टू टेक पिटी ऑन हिम, द बेगर इम्प्लोर्ड टू टेक पिटी, द बेगर एक्सक्लेम्ड दैट ही शुड टेक, ये वाला बेगर रिक्वेस्टेड टू। एक बात ध्यान रखना, टू का प्रयोग से के साथ में किया जाता है, से टू, सजेस्ट के साथ में किया जाता है, सजेस्ट टू, प्रपोज के साथ में किया जाता है, प्रपोज टू। ठीक है, इन्हीं के साथ में होता है, रिक्वेस्ट के साथ में, आस्क के साथ में, टेल के साथ में, ऑर्डर के साथ में, इनके साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा करके कई बार ऑप्शन दिया जाता है, तो ये वाला तो यही गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है द बेगर एक्सक्लेम दैट ही शुड, ही मतलब कौन, गॉड जो है, उस गॉड का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ इसमें, और इसमें दोनों ही ऑप्शंस में नहीं हुआ, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा। एक बात मैं और बताऊं कि जुगाड़ वाला तरीका होता है, जो ऊट पटांग से क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी ऊट पटांग से होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। द बेगर सेड ओ गॉड का मतलब होता है पुकार रहा है। ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, ओ गॉड है भगवान,
गॉड नोज, ईश्वर जानता है, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं गलत काम नहीं किया है मैंने। या इसी प्रकार जैसे कई बार ऐसे आ जाता है गुड हेवंस है ईश्वर, इस प्रकार की जो भी चीजें होती है ना, गुड हेवंस, सो हेल्प मी हेवन, इस प्रकार की जो चीजें आती है, रीट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था एक, सो हेल्प मी हेवंस वाला, ये जब भी आते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ईश्वर से पुकार की जा रही है, ईश्वर से क्या कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। और पुकार जब भी करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप जिस वर्ड का यूज करोगे वो हो जाएगा इनवोक। इनवोक का मतलब होता है आह्वान करना, इम्प्लोर यानी रिक्वेस्ट करना, या फिर इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है कॉल अपॉन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कॉल अपॉन, इनका मतलब होता है पुकारना या फिर आह्वान करना, ईश्वर से पुकारना या फिर आह्वान करना। चले इस क्वेश्चन के पास कह रहे हैं द बेगर इनवोकिंग गॉड, भगवान को पुकारते हुए क्या किया, इम्प्लोर निवेदन किया, क्या करने का, टू टेक पिटी ऑन हिम, कि हे ईश्वर अब तो दया कर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इनवोक और इम्प्लोर दोनों ही दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन के पास चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ही सेज टू मी इफ आई गेट एनी अपडेट आई विल इन्फॉर्म यू। ही सेज, देखो इधर पास्ट नहीं है ना तो फिर आगे पास्ट नहीं होगा, गेट का गोट नहीं होगा, गेट का गोट जिन जिन ऑप्शंस में, उन ऑप्शंस को काट दीजिएगा, कौन सा बच जाएगा, ऑटोमेटिकली बच जाएगा। बहुत बार ऐसा गड़बड़ करवाया जाता है, हम क्या करते हैं सीधा देखते ही गेट का गोट करते हैं, सीधा देखते ही गेट का गोट करते हैं, नहीं इधर पास्ट होगा तो उधर पास्ट होगा, नहीं तो फिर उधर पास्ट नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चले तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द इडियम द डैगर्स ड्रॉन मींस। डैगर्स का मतलब खंजर, ड्रॉन मतलब निकल चुके, खंजर तलवारें निकल चुकी है, और तलवारें निकल चुकी है इसका मतलब दुश्मनी जो है ना वो बेजा खतरनाक लेवल पे है, क्या हो जाएगा, एट एनिमिटी हो जाएगा। इसका जो ऑपोजिट होता है ना एकदम उल्टा, वो होता है टू, ये वाला टू बरी हैसेट होता है। ठीक है, हैसेट है, साइलेंट होता है ये वाला। अभी जो होता है ना इसका मतलब होता है, ये हैसे जो होता है ना ये एक प्रकार का एक औजार होता है, युद्ध में हथियार होता है युद्ध में लड़ने के लिए। इस प्रकार से जो होता है ना वो भगवान परशुराम जी वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना वो वाला, इस टाइप का सा एक औजार होता है जो युद्ध में लड़ाइयों के लिए काम आता है। ठीक है, बरी का मतलब होता है दफना देना या फिर गाड़ देना, मतलब उस कुल्हाड़ी को गाड़ देना या दफना देना, इसका मतलब होता है टू एंड एनमिटी, दुश्मनी खत्म कर देना, क्या हो जाएगा, टू एंड एनमिटी, दुश्मनी को खत्म कर देना। ठीक है, या टू मेक फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बना लेना, दोस्ती कर लेना। एट डेगस ड्रोन का मतलब होता है खंजर निकाल लेना, तलवारें निकाल लेना, तो एट एनमिटी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज सॉर्टेड आउट। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट आउट कहते हैं ना हमारा मामला हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस इश्यू को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। सॉर्ट आउट का मतलब होता है सोल्व कर लेना, रिजोल्व कर लेना। ठीक है, रिजोल्व का मतलब दृढ़ निश्चय करना भी होता है, और रिजोल्व का मतलब किसी का समाधान कर लेना भी होता है। अगला दे रखा है टू लुक क्विकली थ्रू अ बुक इज एन इंपॉर्टेंट स्टडी स्किल। लुक थ्रू, लुक थ्रू जो होता है, लुक थ्रू का मतलब होता है फटाफट, क्विकली दे भी रखा है वैसे। ठीक है, इसका मतलब होता है फटाफट रीडिंग कर लेना, और फटाफट रीडिंग कर लेने को क्या बोलते हैं, स्किमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किमिंग। रीडिंग का एक टाइप होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, लेकिन उसमें एक स्किमिंग होता है। रीडिंग को फटाफट किसी भी चीज के बारे में उसका सार निकाल लेना क्या होता है, स्किम होता है। इसे बोलते हैं लुक थ्रू। लुक थ्रू मतलब फटाफट में से होकर गुजर लेना, किताब में से कि फटाफट इसमें क्या दे रखा है, तो वो स्किमिंग कहलाती है, फास्ट रीडिंग होती है एक। तो डिटेक्टिव ब्लैंक स्पेस अ यूजफुल क्लू। देखो ये जो है ना फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब में कई बार जो होते हैं ना क्वेश्चंस, आपको फ्रेजल वर्ब का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, उसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी कई बार क्या होता है आंसर निकल जाता है। एक चीज ध्यान रखना, डिटेक्टिव क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ में कम नहीं आएगा। अब कम टू कार कम बाई का मीनिंग यदि आपको नहीं भी आता है ना तो भी कम चल जाएगा, क्योंकि कम तो आएगा नहीं, या तो क्या आएगा, कम्स आएगा या फिर केम आएगा, इन दोनों में केम है। केम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से कोई चीज मिल जाना या फिर अचानक कोई चीज सामने, मतलब एन आइडिया केम अक्रॉस टू मी, मेरे मन आई केम अक्रॉस टू एन आइडिया, मेरे सामने क्या हुआ, एक आइडिया आया। ठीक, अचानक से। या कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से किसी व्यक्ति से मिल जाना, कम अक्रॉस का मतलब किसी फ्रेंड से मिला, अचानक से मिला, मतलब पहले एक्सपेक्टेशन नहीं था, अचानक से कोई आइडिया मेरे माइंड में आता है या फिर अचानक से कोई व्यक्ति मेरे को मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड कम अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, मतलब कुछ लिखा हुआ। ऑन ए टॉम स्टोन, टॉम स्टोन का मतलब होता है समाधि जो होता है ना उस पर लिखा हुआ। रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज, डिसीज्ड का मतलब होता है डेड, मृत व्यक्ति की जो समाधि होती है उस पर लिखा गया जो एक लेख होता है उसे बोलते हैं एपिटाफ बोलते हैं। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, क्या बोलते हैं, समाधि लेख।
तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले गए, सिनोनिम ऑफ सेन। सेन जो होता है, सेन का मतलब होता है समझदार। सेन का मतलब क्या होता है? समझदार होता है। इसका उल्टा होता है, कई बार आता है इनसेन। इनसेन का मतलब होता है पागल, जिसने होश खो दिया हो, जिसमें होश ना रहा हो, वो हो जाएगा इनसेन हो जाएगा। ठीक है, समझदारी जिसमें नहीं है वो होता है इनसेन। समझदार, अब देखो इन वर्ड्स में कई बार कंफ्यूजन, देखो क्रेजी और फुलिश तो समझदार का मतलब ही नहीं है। सेंसिबल और सेंसिटिव, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, और सेंसिटिव जो होता है ना वो समझदार नहीं होता है, वो होता है संवेदनशील। क्या होता है? वो संवेदनशील होता है। ठीक है, संवेदनशील। अगले क्वेश्चन के पास चले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे? सिनोनिम ऑफ पैथेटिक। पैथेटिक, पेथ, पेथ का मतलब जुड़ाव होता है, पैथेटिक का मतलब होता है जिसपे दया आए, दया का पात्र जो होता है, दयापूर्ण, ठीक है, उसे बोलते हैं पैथेटिक। ठीक है, पैथेटिक, पैथेटिक मतलब बेचारा, हाँ मैं कह सकते हैं बेचारा। तो क्या हो जाएगा? पीटीफुल हो जाएगा। पीटी, पीटी का मतलब भी दया होता है, जिसपे दया आए वो क्या होता है? पीटीफुल होता है। ठीक है, पावरफुल, पर्पजफुल, प्लेंटीफुल नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? पीटीफुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले तो कह रहे एंटोनिम ऑफ डेंस। अब जो डेंस वर्ड है, इस डेंस का मतलब होता है घना, सघन, बहुत ज्यादा जो होता है वो क्या हो जाएगा? देखो थिक तो घना होता है, कंडेंस भी घना होता है, ओपेक जो होता है वो अपारदर्शी होता है, स्पार्स जो होता है ना इसका मतलब होता है जो बहुत ही कम होता है, जो बहुत ही विरला होता है। विरल जो होता है ना उसे क्या बोलते हैं अपने? रेयर जो होता है विरल, वो वाला हो जाएगा स्पार्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चले तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला कहता है हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग। ये जो भी दे रखा है ना, ये एक स्टेंजा दे रखा है, और इस स्टेंजा का जो क्वेश्चन है उसके पास चलते हैं अपने सीधा। देखिए, द पोइट प्रेजेंट्स टाइम एज, पोइट जो है वो टाइम को किस रूप में प्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, इसको गौर से देख लेना। पेपर की जो पीडीएफ है मैंने आपको पहले ही अवेलेबल करवा दी थी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होगी, आपने इसके बारे में देख लिया होगा। ठीक है, तो वहां पे देख लेना, इसको गौर से पढ़ लेना। यदि यहाँ पे ना दिख रहा हो, हालांकि दिख रहा है मेरे हिसाब से, ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, द पोइट प्रेजेंट्स टाइम एज, पोइट जो है वो टाइम को किस रूप में प्रेजेंट करता है? देखो पहली लाइन में मिल जाएगा आपको, क्या दे रखा है? हाउ सून है द टाइम, टाइम कहता है सबटल थीफ ऑफ यूथ। टाइम जो है उसको क्या बताया गया है? सबटल, सबटल का मतलब होता है चालाक, धूर्त, कनिंग। ठीक है, थीफ ऑफ यूथ, उसने, टाइम ने क्या कर लिया है? यूथ को चुरा लिया है, युवस्था, जवानी चुरा ली है इसने, इसका मतलब टाइम को चोर बताया गया है, तो क्या हो जाएगा? थीफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोइट रिग्रेट्स दैट, पोइट को रिग्रेट है, पोइट को पछतावा है, किस बात का पछतावा है? ही हैज नॉट अटेंड इनर मैच्योरिटी, his teachers are not happy with his progress, his academic progress has been very slow, और he is not popular with his peers। ठीक है, चलो पोएम के पास चलते हैं। stolen on his wing my 3 and 20th year, ठीक है, my hasting days fly on with career, my late spring no bud or blossoms youth, perhaps my semblance might deceive the truth। ये शायद मेरे हिसाब से मिल्टन वाली ऑन इज 23rd बर्थडे है ना, हाँ 3/20 ईयर, 23 साल का हो गया था मिल्टन के ऑन हिज 23rd बर्थडे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैनहुड अराइव्ड सो नियर में इतना आ गया हूं, एंड इनवर्ड राइपनेस डथ मच लेस अपीयर। इनवर्ड राइपनेस, राइप का मतलब होता है पकना, पकना मतलब मैच्योरिटी, इनवर्ड यानी अंदर की मैच्योरिटी, डथ मच लेस अपीयर, बहुत ही कम अपीयर हो रही है। इसका मतलब पोइट कह रहा मैं 23 साल का हो गया, अब तक मैं मैच्योर नहीं हो पाया हूं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, अगला दे रखा है ही हैज नॉट अटेंड इनर मैच्योरिटी, उसने मैच्योरिटी नहीं हासिल की अब तक। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले, द पोइट इज ब्लैंक स्पेस अबाउट हिज फ्यूचर, पोइट अपने फ्यूचर के बारे में क्या है? पैसिमिस्टिक निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, साइनिकल मतलब होता है सन की, सक्की, और अनकंसर्न का मतलब होता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा 23 साल का हो गया, कुछ भी नहीं किया उसने। That some more timely happy spirits endureth, yet it be less or more, soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however, toward which time leads me and the will of heaven। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो all is if I have grace to use so as ever my great task masters I, मेरी जो आंखें हैं वो अभी तक क्या है, मतलब मास्टर्स आई, मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा टारगेट, द विल ऑफ हेवन। यदि ईश्वर का सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर लूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब पोइट जो है यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पर हमें पोइट ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है, मतलब आशावादी है यहाँ पर पोइट। ठीक है, अगले के पास चले अपने, अगला क्या देगा, फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन इज, जो फर्स्ट लाइन है उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? फर्स्ट लाइन ये रही आपकी फर्स्ट लाइन, हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ,
टाइम को क्या बताया गया, थीफ, चोर बताया गया है। टाइम को क्या बताया गया है, चोर बताया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चोर तो मिन खड़ा लक्षण होगा नहीं, और मिन खड़ा लक्षण जब आ जावे तो वो क्या हो जाता है, वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। मेटाफर भी है, टाइम ही क्या है, थीफ है। टाइम इज थीफ तो क्या हो जाएगा, मेटाफर भी हो जाएगा, लेकिन मेटाफर ऑप्शन में नहीं है। अगला दे रखा है कि वन शुड, अच्छा ये पैसेज दे दिया, ये पैसेज दे रखा है यहाँ पे, वन शुड कंसिस्टली इंगेज इन एक्टिविटीज। ठीक है, इस पैसेज को थोड़ा सा गौर से देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी पैसेज है, हाँ काफी लेंदी पैसेज है। इस पैसेज को आप थोड़ा सा आराम से गौर से पढ़ लेना, फिर उसके बाद उसे क्वेश्चंस वगैरह देखना। बड़ा ही मतलब ये ठीक ठाक है, ज्यादा उतना दोहरा नहीं है। ठीक है, इजी सा है। मैंने आपको पहले बताया था, पिछले 2 पेपर में बता चुका हूँ कि आपका जो पेपर है ना, उस पेपर में कई सारे पोर्शंस है। कई सारे पोर्शंस मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज वाला या फिर पोइट्री वाला पोर्शन, फिर उसके अलावा वोकेब वाला पोर्शन, फिर लिटरेचर वाला पोर्शन, फिर टीचिंग मेथड वाला पोर्शन। ये इतने सारे पोर्शंस है। इन पोर्शंस में से कोई सा भी पोर्शन, कोई सा भी पोर्शन ऐसा पोर्शन मिलेगा जो इतना इजी मिलेगा जिसमें अपने देखेंगे अच्छा ये क्या हो गया। कोई सा भी देख लेने वाले, आप पूरा पोर्शन पेपर के आने के बाद या विश्लेषण कर लेने वाले, कोई सा एक पोर्शन इतना ज्यादा इजी मिलेगा जहां पे आपको लगेगा अरे इसमें तो क्या, ये क्या पेपर दिए लेवल का। एक आपको ऐसा मिलेगा कोई सा भी पोर्शन जिसमें आप देखोगे देखने के बाद में कि यार इसमें तो हवाई कौन लाग रही, कौन सा सवाल कठुआ आया। एक पोर्शन इतना खींचा हुआ होगा, और बाकी जो पोर्शंस हो गए उनमें क्या होगा, नॉर्मल सा होगा, एकदम नॉर्मल लेवल। एक बहुत ज्यादा खींचा हुआ, एक बहुत ज्यादा टफ। ठीक है, ये हो सकता है कई बार 2 बहुत ज्यादा खींच दे, 2 को थोड़ा, उससे पेपर क्या होता है, इजी होता है। यदि एक खींचा हुआ है, एक एकदम नॉर्मल है, बाकी नॉर्मल पेपर कहलाता है। नॉर्मल सा पेपर होता है जिसमें एक पोर्शन टाइट थोड़ा सा खींच दिया गया, टफ दे दिया गया। 2 पोर्शन खींचते ही क्या होगा, पेपर का लेवल हार्ड हो जाएगा, और 2 पोर्शंस को ढीला छोड़ते ही पेपर का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पेपर का एक बैलेंस होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो पैसेज दे दिया, पैसेज हो सकता है इजी आ जाए, पैसेज इजी आ गया तो ध्यान रखना ग्रामर वगैरह है उनमें थोड़ा खींच दिया जाएगा, ग्रामर थोड़ी सी हटा के पैसेज इजी आ जाएगा। इस प्रकार से ये थोड़ा सा एक बैलेंस बना के चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स अस रियली हैप्पी। कौन सी चीज जो हमें रियली क्या करती है, हैप्पी, रियली हमें क्या करती है, खुश करती है। पैसेज के पास जाने पर ही पता चलेगा। क्या दे रखा है कि वन शुड कंसाइसली एंगेज इन एक्टिविटीज दैट विल नरिश योर सोल। ठीक है, जस्ट एज वी नरिश द बॉडी वी नीड टू नर्चर द सोल ऑफ कनेक्टेड to connect the creative power of universe and to manifest joy in our lives. Often we forget to address the soul lost as we are in the jungle of material and sensual pleasures, but the more you embrace what your feeds soul to happier the happier you become. ठीक है, क्या हो जाएगा, what feeds your soul, embrace what feeds your soul, क्या हो जाएगा, the happier you become। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि वॉट मेक्स अस रियली हैप्पी, तो इसमें हो जाएगा एम्ब्रेसिंग वॉट फीड्स योर सोल। जो चीज़ आपकी सोल को भाती है, जो आपकी आत्मा को भाती है ना, वो चीज़ आपको क्या करती है, वास्तव में बड़ा खुश करती है। ठीक है, आगे यदि हम अगले क्वेश्चन के पास, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इवन आर अमेच्योरिस अटेम्प्ट्स मोटिवेट अस। अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब क्या होता है, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे AMATEUR, अमेच्योर। अमेच्योर जो होता है इसका मतलब होता है शौकिया, जो हम किसी भी पेशे प्रोफेशन के तौर पे नहीं करते उसे अमेच्योर बोलते हैं। तो अमेच्योरिस अटेम्प्ट जो होता है, इसका उल्टा जो होता है ना, एंटोनिम पूछ लेते हैं कई बार, प्रोफेशनल, इसका एंटोनिम पूछ लेते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, ध्यान रखना, अमेच्योर का मतलब होता है जो हम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, नॉट एज ए प्रोफेशन और नॉट एज ए मनी। एंजॉयमेंट के लिए, हम जो प्लेजर के लिए करते हैं उसे अमेच्योर बोलते हैं। तो अमेच्योरिस अटेम्प्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्यों मोटिवेट करते हैं भाई, चलते हैं अपने पैसेज के पास। पैसेज में यहाँ तक अपने देखा था, इस प्रकार की कोई चीज़ अपने नहीं आई थी, लगभग मतलब उतना कोई दोहरा पैसेज नहीं है, ठीक ठाक पैसेज है। इस पैसेज में थोड़ा सा यदि आप देखो तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़, एम्पावर पीपल टुवर्ड्स including silent contemplation, various forms of medicine, yoga, and teach ever the rigor, discipline, pursuit. Such practice often seems to discourage people, and to this temptation of the material would leave little time, motivation for anyone to pursue the spiritual path. Poet Walter Hitman, ये वाली सारी बातें evidently can also nutrify the like spending time in the midst of nature, dancing in the rain, whatever calming pleases you. Creative pursuits are particularly appealing as a side echoes of the artist craving. English artist कहाँ पे रह गया, when engaged in all thought energy get focused accomplishment at this point you will not even unknown रहते हैं। ये वाली सारी चीज़ें attempts, ये रहा अमेच्योरिस बट सिंसियर अटेम्प्ट्स जो होते हैं, ये रहा आपका, है ना। देखो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। व्हेन यू इंगेज इन सच सोल नरिशिंग
activities, all thought and energy gets focused toward goal accomplishment. At this point you will find that even unknown forces of the universe are कन्विंसिंग दे रखा है, कॉन्विंग दे रखा है, टू असिस्ट यू इन योर अमेच्योरिस बट सिंसियर अटेम्प्ट्स एज यू प्रोग्रेस यू आर मोटिवेट टू बेटर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिकॉज इवन अननोन फोर्सेज, ये दे रखा है लाइन एज दे रखी है, इवन अननोन फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स आर असिस्टिंग अस देम, ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब इस पैसेज को आप पढ़िए। पैसेज के बाद जैसे हम पहले क्या करते थे ना स्कूल टाइम में कि पैसेज देखते थे, पैसेज के बाद में हम क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे। पैसेज तो ढंग से पढ़ते ही नहीं थे, सीधा कहाँ चले थे, क्वेश्चन के पास रहते। क्वेश्चन को क्या करते, पढ़ते और फिर क्वेश्चन की जो लाइन होती थी ना वो लाइन मिलाते थे ना। अब भी आपको क्या करना, लाइन ही मिलानी है, लाइन मिला के आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले तो क्या दे रखा है, व्हाट एक्टिविटीज कैन न्यूट्रीफाई सोल, ये तभी दे रखा था, यहीं पे आ रखा था अभी हम जब पढ़ रहे थे न्यूट्रीफाई सोल वाला, अभी थोड़ी देर पहले कामिंग एंड प्लीजेज यू, ये वाला ना अपॉर्चुनिटी, यहीं पे था न्यूट्रीफाई, लास्ट में दे रखा था न्यूट्रीफाई द सोल, कैन ऑल्सो न्यूट्रीफाई द सोल, ठीक है ये वाला, हाँ यहाँ आ जाएगा। ऐसी चीज जो क्या कर रही हो, हाँ पीसफुल एंड कामिंग एक्टिविटीज, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रीफाई सोल। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम, ये मिकेलेंगेलोज स्टेटमेंट, आई सो द एंजल इन द मार्बल एंड काउड अंटिल आई सेट हिम फ्री। यहाँ पे क्या दे रखा, आई सो, इस लाइन का आपको मीनिंग देखना है, आई सो द एंजल इन द मार्बल एंड काउड अंटिल आई सेट हिम फ्री। आई सो द एंजल इन मार्बल, मैंने एंजल को मार्बल में देखा, एंड काउड, काउड जो होता है ना, काउड का मतलब होता है पत्थर में किसी भी मूर्ति को या फिर किसी भी शेप को उकेरना, कार्विंग कहलाता है। अंटिल आई सेट हिम फ्री, मैंने इसको फ्री कर दिया। तो इसकी सोल प्रोबेबली वांटेड, ये आत्मा की आवाज थी। पेंटिंग हमेशा मन से ही होती है, तो प्रोबेबली वांटेड टू फ्री द एंजल एंड हेंस हिज आर्ट वर्क पोर्ट्रेट द सेम, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। मीनिंग देखना है आपको, मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाई डू क्रिएटिव परस्यूट्स अपील अस। अब जो क्रिएटिव परस्यूट होते हैं ना वो क्यों अपने को अपील करते हैं। अपील का मतलब होता है आकर्षित करना, इसलिए अपील से एक वर्ड बनता है अपीलिंग, हम इसके बारे में कई बार देख चुके हैं। अट्रैक्टिव जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अपीलिंग बोलते हैं। अपील का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। Creative pursuits are particularly appealing as inside each of one us there is an artistic craving for release and awaiting an opportunity for expression। ये वाली लाइन देख लो, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, व्हाई डू क्रिएटिव परस्यूट्स अपील अस। तो यहाँ पर द न्यूट्रीफाई आवर सोल्स, हाँ इनसाइड ईच वन ऑफ अस, ये वाला पैसेज जो होता है ना, उस पैसेज को थोड़ा सा के यहाँ पे सोल्व करना मुश्किल काम होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि पैसेज काफी बड़ा होता है, क्वेश्चंस आगे होते हैं, बार बार अपने को हर स्लाइड पे जाना होता है, फिर उसको ढूंढना होता है। पेपर जब होता है, पेपर में क्या होता है, पेपर में पैसेज आपके सामने ऊपर लिखे, वहीं नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार पीडीएफ में जाकर देख लेना, इसको रीड कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद में देख लेना। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगले क्वेश्चन के ट्रांसफॉर्म दीज सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। शी हैज नेवर टोल्ड हिम एनी लाई, क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव बनाना है। अब देखो इंटेरोगेटिव और एसर्टिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट दे रखा है। पहले क्या दे रखी होती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा होता है। एसर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दोनों में से एक तरफ नोट होगा, सेंटेंस एक तरफ नेगेटिव होगा, दोनों में से एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, सी हैज का बन जाएगा हैज सी, यहां भी हैज सी है, यहां भी हैज सी है, ठीक है। अच्छा इससे भी बन सकता है ना। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं आगे, और इसके बारे में देख लेंगे। पहले देखो हैज सी, यहाँ पे क्या दे रखा है, नेवर। अब नेवर दे रखा है तो उधर क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हैज सी एवर टोल्ड एनी लाई, हाँ ये वाला सही आंसर हो जाएगा, हैज सी एवर। अब देखो व्हाट हैज सी टोल्ड, यहाँ पे एवर नेवर की बात उसने आपसे क्या कहा, लाई की बात नहीं हो रही है, सी टोल्ड, ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज सी एवर टोल्ड एनी लाई टू मी, ठीक है, तो उसने मेरे से कभी कोई झूठ नहीं बोला है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हैंडराइटिंग इज टू अनक्लियर टू अंडरस्टैंड, क्या देर बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ध्यान रहे कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका मतलब उसमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए। कौन सा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना चाहिए। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहले में तो मेरे हिसाब से कंजंक्शन दिखा ही नहीं कोई सा, द हैंडराइटिंग इज वेरी अनक्लियर टू नए, इसमें कोई भी कंजंक्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगला दे रखा है द हैंडराइटिंग इज सो अनक्लियर दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है एक बार रख लेते हैं। हैंडराइटिंग इज सो क्लियर, क्लियर तो है ही नहीं ना, अनक्लियर है, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। द हैंडराइटिंग इज सो अनक्लियर दैट नो वन कैन नॉट, देखो नो वन दे रखा है, नो वन के साथ में कैन नॉट, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा कौन सा। अब यहाँ ये कैसे बना, ये ऐसे बना कि टू टू जो है उस टू टू को हम कैसे बदल देते हैं, सो देट में,
ठीक है, टू टू को सो देट मत लिया। अनक्लियर का क्या हो गया, अनक्लियर हो गया। फिर क्या होता है कि जैसे टू हटेगा तो वहां पे मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके स्थान पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं। किसके लिए, हैंड राइटिंग किसके लिए है? यदि सब्जेक्ट होता मेरे लिए है तो फिर हो जाएगा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आपके लिए तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन है ही नहीं सब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, जहां सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे हम पैसिव वॉइस बना लेंगे या फिर नो वन कैन लगा देंगे। यहां पर सही था, यदि यहां पर नोट ना होता, नो वन कैन अंडरस्टैंड इट होता तो सही हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस, वे हमसे चाहते क्या है, वे हमसे कुछ नहीं चाहते। देखो व्हाट दे वांट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे पहले आ जाएगा, डू उधर चला जाएगा तो वांट हो जाएगा, दे वांट हो जाएगा। दे वांट ये वाली बात नोट तो आएगा ना, ठीक है, इसको भी कहते हैं हैड वांटेड, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डू है तो डिड नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उधर होगा तो निगेटिव जाएगा, निगेटिव है तो एनीथिंग गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दे वांट नथिंग हो जाएगा, वोट का क्या बन जाएगा, नथिंग बन जाएगा। दे वांट नथिंग फ्रॉम अस। ठीक है, ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन में एक तरफ का सेंटेंस नेगेटिव होगा, लेकिन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर में नहीं होगा, इन्हीं में होगा। जो असर्टिव, इंटेरोगेटिव वगैरह ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इनमें क्या होगा, एक तरफ का सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन के पास चले तो ही ट्राइड टू वॉर्न हर बिफोर लिविंग। देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, जेरेंड नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बोथ आर जेरेंड्स वाला भी गलत हो जाएगा, जेरेंड नहीं है, ये वाला जेरेंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया इन्फिनेटिव, वो हो गया जेरेंड, तो इन्फिनेटिव और जेरेंड ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ही ट्राइड टू वॉर्न हर बिफोर लिविंग, ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ एबल, एबल की नाउन फॉर्म क्या होगी। देखो एबल वुड होता ही नहीं है, ठीक है। अनेबल और इनेबल, इनेबल तो हो गया किसी भी वर्ड के साथ में ईएन जुड़ जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है, जिसका मतलब हो गया यहाँ पर इनेबल यानी समर्थ बनाना या सक्षम बनाना। अनेबल जो है उसका एंटोनिम बन गया तो क्या बना, एबिलिटी बन जाएगा। एबिलिटी मतलब योग्यता, इसकी नाउन बन जाएगी। अगले क्वेश्चन के पास चले। द पर्सन स्टैंडिंग बाई मी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी, द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गए सेंटेंस में उस पार्ट का पता करना है जिसमें किसी प्रकार का एरर है, जहां पे किसी प्रकार की गलती है। आप गलती ढूंढो फटाफट, देखो इसमें कहीं गलती यदि आपको नजर आ रही हो तो। बेचारा सेंटेंस एकदम सही लग रहा होगा ना, कोई किसी प्रकार की गलती है ही नहीं। द पर्सन स्टैंडिंग बाई मी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी। अरे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, वन ऑफ, और वन ऑफ जब दे रखा होता है तो वन ऑफ के बाद में क्या आती है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्लूरल नाउन का। लेकिन वन ऑफ उधर है, नाउन यहाँ पर है, कमांडो, तो क्या हो जाएगा, कमांडोज हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दे रखा है वो वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाला आंसर आपका सही है, कमांडोज होगा, कमांडो नहीं होगा, इस पार्ट में गड़बड़ है। वन ऑफ के बाद में क्या आती है, प्लूरल नाउन आती है। तो द पर्सन स्टैंडिंग बाई मी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंड कमांडोज, ठीक है, ऑफ द इंडियन आर्मी। यहाँ पे इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले। क्या कह रहे हैं कि ही ड्राइव्स केयरफुली, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ। एडवर्ब तो है, कौन सी एडवर्ब आपको पता करना है। ही ड्राइव्स केयरफुली कैसे चलाता है, सावधानी पूर्वक चलाता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। उसका चलाने का तरीका बताया जा रहा है, कैसे चलाता है, बड़े ही ध्यानपूर्वक चलाता है। प्लेस आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम वी हैव कमिटेड। कौन गिल्टी है, यू, ही एंड आई, ही, आई एंड यू, आई, ही एंड यू, आई, यू एंड ही। ये क्या है, आई, यू, ही, आई, यू, क्या है, क्या चल कर रहा है। इसमें क्या होता है, प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है। प्रोनाउन का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जनरल वे में प्रोनाउन का सीक्वेंस जो होता है वो होता है 2 3 1। लेकिन जब आप किसी प्रकार की कोई भी गलती करते हो, आप किसी भी चीज के दोषी होते हो, तो फिर लाइन लग जाती है, ध्यान रखना। फिर क्या हो जाएगा, लाइन लगा दी जाती है। सबसे पहला नंबर किसका आता है, अपना ही आता है ना। मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में दूसरा, तीसरा, जो भी लाइन लग जाती है। ठीक है, जनरल वे में क्या होता है, 2 3 1 होता है। पहले आप, जनरल वे में पहले आप, मैं सबसे लास्ट में, बाकी बच गए बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल वे की तो बात नहीं हो रही है। आर गिल्टी है, अपराधी है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, मतलब ये वाला गलत, ये वाला गलत। फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन गलत, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लाइन लगा देनी है। तो 1 2 3 आपका सही आंसर हो जाएगा।
2 3 1 कब होता, नॉर्मल वे की बात होती तो। अगले क्वेश्चन के पास चले तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड आंसर द क्वेश्चंस विच वन, हाउ मैनी, व्हाट काइंड। ठीक है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आंसर द क्वेश्चन, जो आंसर देता हो क्वेश्चंस के, किसका, विच वन, हाउ मैनी, कितना, मतलब संख्यावाचक, किस प्रकार का, मतलब उसका आइडिया, उसके जो भी होते हैं ना सारी चीजें, तो ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता हो। The wages of sin is death, very important fixed line रट लेने वाले। The wages of sin is death, पाप का अंत क्या होता है, मृत्यु होता है। ठीक है, wages। अब यहाँ पे जो wages है, इस wages का एक तो मीनिंग होता है रिजल्ट, मतलब परिणाम, तब तो क्या होता है, ये सिंगुलर हो जाती है। और wages का मतलब होता है अर्निंग, यानी जो कमाई होती है आपकी, ऐसा यदि होता है तो फिर वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, या कई बार सिंगुलर भी हो जाता है। यहाँ पे कंफर्म सिंगुलर है। ठीक है, अगले के पास चले अपने। अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ कैसेस ब्लैंक स्पेस सडनली इंक्रीज। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो आएगी प्लूरल, और फिर वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। द नंबर ऑफ कैसेस क्या हो जाएगा, हैज सडनली इंक्रीज। ठीक है, हैज बीन नहीं आएगा, पैसिव वॉइस नहीं है। अगला यदि देखिए, अगला कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज कौन से में, ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया था, आपने पेपर में नोटिस किया होगा। पेपर में क्वेश्चन जो है ना 71 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन डिलीट करना था, बाय मिस्टेक डिलीट नहीं हो पाया था, यही वाला क्वेश्चन था, गलत टाइप हो गया था। क्यों गलत टाइप हो गया था, हालांकि इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब क्लोज कोई से में नहीं है, यहाँ पे दे रखा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता, कि वह आएगा। तो क्या का जब आंसर दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये नाउन क्लोज है। कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। अगले के पास चले, आई शैल टेल यू वेयर ही लिव्स, में बताऊंगा, क्या बताऊंगा, क्योंकि वह कहाँ रहता है, इसका मतलब नाउन क्लोज। आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता, कि हुज वो, क्या का आंसर मतलब नाउन क्लोज। आई डू, मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, वॉट एवर, सब में क्या का आंसर दे रखा है। और किसी भी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट होता है, या फिर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट या किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और उसके स्थान पे आया गया सेंटेंस नाउन क्लोज होता है। यहाँ पे दिए गए चारों के चारों जो ऑप्शन है वो नाउन क्लोज के हैं। ठीक है, एक मैं काम कर, जो बोनस ले लीजिए, पहली है ना, इसमें जो पेपर आप देखना, पेपर में जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 71 थे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, वो यही वाला क्वेश्चन था। इसको डिलीट करना, अपलोड करने से पहले मैंने भूल गया था। अभी मैं सोचा एक बार डिलीट करता, फिर मैंने सोचा कि आपके पास पेपर है, उस पेपर में आपने देखा होगा, अब उसमें आपको क्वेश्चन ये वाला मिले, यहाँ पे ना मिले तो ये क्या गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने इसको यहीं रख दिया। तो क्वेश्चन ये पे गलत है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार एडवर्ब क्लोज था ही नहीं। आगे यदि हम देखें तो अगले क्वेश्चन के पास चले तो कह रहा है द मोमेंट ब्लैंक स्पेस आई लर्न द रिजल्ट ऑफ द आर्ट कंपटीशन वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इन माय लाइफ। क्या बनाना है, रिलेटिव क्लोज बनाना है। और रिलेटिव क्लोज यदि बनाना हो, मोमेंट दे रखा हो, जब भी कोई टाइम दे रखा हो, तो टाइम के तुरंत बाद आपको कंजक्शन लगाना है। टाइम के तुरंत बाद कंजक्शन क्या लगेगा, वैन लगेगा। जब भी किसी टाइम के तुरंत बाद यदि वैन दे रखा है, टाइम के तुरंत बाद यदि वैन दे रखा हो, तो वो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इससे बनने वाला जो क्लोज है वो रिलेटिव क्लोज या फिर एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यू शुड बी असेम्ड। असेम्ड के बाद में क्या आता है, असेम्ड ऑफ, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। और मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार। हिज एडवाइस इज गुड ब्लैंक स्पेस नथिंग। देखो गुड जो होता है, इस गुड के बाद में या तो आता है 8 या फिर आता है 4। गुड के बाद में क्या आता है, 8 या फिर आता है 4। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है आपके पास में, आपके पास 8 ऑप्शन भी है, आपके पास में 4 ऑप्शन भी है। गुड भी, सॉरी, गुड के साथ में 8 भी है और 4 भी है। गुड 8 का मतलब होता है किसी भी चीज में अच्छा होना, और गुड 4 का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए अच्छा होना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए अच्छा है तो गुड फॉर यू, मेरे लिए अच्छा है गुड फॉर मी। ठीक है, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, आप इंग्लिश में अच्छे हो, यू आर गुड एट इंग्लिश। तो यहाँ पर कहते नथिंग पे तो अच्छा है नहीं, तो फिर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, हिज एडवाइस इज गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है यूजलेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि द मदर वॉज एंक्सस ब्लैंक स्पेस हर चाइल्ड सेफ्टी। एंक्सस का मतलब होता है चिंतित होना, टेंशन होना अबाउट, अपने बच्चे की सेफ्टी को लेकर वो क्या थी, चिंतित थी। तो क्या हो जाएगा, एंक्सस अबाउट हो जाएगा। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब चिंता होता है, उसी से वर्ड बना एंक्सस। अगला कह रहा है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मीन्स, ये एक प्रोब दे रखी है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। स्टिच का मतलब होता है सिलाई, टांक को, टाइम इन टाइम, टाइम पर दीड़ो एक टांग को, सेव्स 9। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है कि जैसे मान लो कपड़ा है छोटा सा, कहीं से फट गया, अब एक बार शुरू थोड़ा सा फटा, उस समय क्या होगा, एक टांका लगाना है, तो
टाइम पे यदि आपने एक टांका लगा दिया तो फिर क्या करेगा, फ्यूचर में 9 बचा लेगा, नहीं तो फिर क्या वो पूरा फट जाएगा, फिर 9 टांके लगाने पड़ेंगे। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, एक को मतलब वो है कि कोई भी समस्या है, बस समस्या पनपती है, पनपते उसे क्या कर दो, पनपते ही खत्म कर दो। कोई भी समस्या पनपती है, पनपते ही खत्म कर दो, ताकि आगे ज्यादा आफत ना बन जाए। तो क्या हो जाएगा, इफ यू स्टिच क्लोथ्स यू कैन अर्न 900 रुपीज पर डे ना, गलत बात। इफ यू सॉर्ट आउट का मतलब पहले देख चुके, समाधान कर देना है। प्रॉब्लम इन द बिगनिंग, यदि शुरुआत में ही प्रॉब्लम सोल्व कर दो, इट मे सेव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क लेटर, बाद में बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, उसको बचा सकता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। वन शुड नॉट मेक एनी मैटर वर्स, ये वाला भी गलत है। वी शुड सेव सम मनी, नाना गलत बात है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द ओशन वॉज अ नेवर एंडिंग ब्लू स्काई, द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? जो ओशन है, मतलब जो समुद्र है, उस समुद्र को क्या बताया गया है? नेवर एंडिंग ब्लू स्काई बताया गया है। ए ही बी है। जब भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है कि ए इज बी, तो ये होता है आपका कौन सा, ये होता है मेटाफोर। कौन सा होता है? मेटाफोर होता है। ठीक है, तो मेटाफोर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ये वाला हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। अगला दे रखा है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर यूज टुगेदर टू एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ कंट्रास्ट। एक कोई सा भी इस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे टू ऑपोजिट आइडियाज, दो ऑपोजिट आइडियाज है। ऑपोजिट आइडियाज वाले 3 होते हैं, एंटीथेसिस, फिर उसके बाद में ऑक्सीमोरोन, फिर उसके बाद में पैराडॉक्स। ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ऑपोज करते हैं, ऑपोजिट आइडियाज होते हैं। तो यहाँ पे इनमें से एक ऑप्शन दे रखा है, कौन सा? एंटीथेसिस दे रखा है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच करना है आपको। मिटोनिमी दे रखा है, मिटोनिमी दे रखा है, आई लव रीडिंग शेक्सपियर। देखो, मैं शेक्सपियर को थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं शेक्सपियर के वर्क पढ़ रहा हूँ, और शेक्सपियर के जो वर्क्स पढ़ रहा हूँ उसके लिए मैंने शेक्सपियर वर्ड यूज किया। मतलब किसी भी चीज के प्रतिनिधि के तौर पर आप किसी वर्ड को यूज कर रहे हो तो मिटोनिमी, ये वाला सही है। हमें क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा, तो ये वाला तो सही है। आयरनी, द गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड में जी कैपिटल होगा, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द गॉड ऑफ क्रिकेट कुड नॉट स्कोर इवन अ सिंगल रन इन 3 मैचेस। देखो, आयरनी का मतलब होता है एक ऐसी टिप्पणी करना जहां पर क्या होता है, मीनिंग उल्टा होगा। क्या देखा? द गॉड ऑफ क्रिकेट कुड नॉट स्कोर इवन अ सिंगल रन, एक भी रन, सिंगल रन स्कोर नहीं कर पाया 3 मैचों में, और फिर भी क्या कह रहा है? गॉड ऑफ क्रिकेट, मतलब उल्टा कहा जा रहा है, मतलब आयरनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। सटायर क्या कह रहा है? ए मैन डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक व्हेन ही सो हिज हॉस्पिटल बिल। सटायर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। जब उसने हॉस्पिटल का बिल देखा तो हार्ट अटैक से मर गया, है ना। ये क्या मजाक उड़ाना कि बिल देख के हार्ट अटैक से मर जाना, तो ये भी सटायर है, कोई समस्या नहीं है। क्या देखा? एंटीथेसिस कह रहा है कि फेलर लीड्स टू सक्सेस, फेलर लीड टू सक्सेस एंटीथेसिस नहीं है। एंटीथेसिस की खास बात होती है, दो ऑपोजिट आइडियाज होते हैं, दो ऑपोजिट वर्ड्स नहीं है। यहाँ पे फेलर और सक्सेस दो ऑपोजिट वर्ड्स है, और दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं वो या तो होता है आपका क्या? ऑक्सीमोरोन, या फिर होता है पैराडॉक्स। ये वाला पैराडॉक्स है। क्यों पैराडॉक्स है? क्योंकि पैराडॉक्स में क्या होता है कि पैराडॉक्स में आप किसी भी स्टेटमेंट को देखते हो, पहली नजर में आपको लगेगा इम्पॉसिबल, ऐसा होता नहीं। फेलर लीड्स असफलता, सफलता की ओर ले जाती है, गलत बात है ये तो। लेकिन बाद में देखिएगा हाँ यार बात तो सही है, आदमी असफल होने से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, बाद में क्या होता है? सक्सेस हो जाता है। तो बात तो सही है। इसका मतलब यहां पर जो दे रखा है वो कौन सा है? वो दे रखा है पैराडॉक्स। यहां पर एंटीथेसिस नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए टाइप ऑफ पोइट्री मार्क्ड बाय इमोशन, मेलोडी, इमेजिनेशन एंड यूनिफाइड इफेक्ट इज। क्या दे रखा है? ए पोइट्री मार्क्ड बाय इमोशन, जहां पे मेलोडी हो, गीत संगीत हो, इमेजिनेशन हो एंड यूनिफाइड इफेक्ट हो, दैट्स कॉल्ड लिरिक। उसे लिरिक कहा जाता है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? लिरिक हो जाएगा। इमोशन, इमेजिनेशन नहीं होता है बैलेड में। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ड्रामा और ये होता है, ये तो पोइट्री है ही नहीं। ठीक है, अगले पे चले अपने। मॉक इज, ये जो था ना, इसमें थोड़ा सा आके ये ऐड कर लेना। ए मॉक एपिक इज। ठीक है, ए मॉक एपिक इज। ए मॉक एपिक क्या होता है? मॉक एपिक इज ऑपोजिट टू रियल एपिक। गलत बात, उसका ऑपोजिट नहीं होता, इमिटेशन होता है। मॉक एपिक जो होता है वो क्या होता है? रियल एपिक का इमिटेशन होता है। सीरियस जेनर होता है ना, जेनर सीरियस नहीं होता है, उसका जेनर बड़ा ही लाइट होता है, हंसी मजाक के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? इमिटेशन ऑफ रियल एपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऑल दीज वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, जेनर फिर भी चलो सीरियस हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट टू रियल एपिक नहीं होता है, ये गलत होते ही ये वाला भी गलत हो गया। कौन सा हो जाएगा? इमिटेशन ऑफ अ रियल एपिक होता है, उसे मॉक बोलते हैं। अगर देखा स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट सलीलकवी। सलीलकवी जो होता है, इसको देखो सलीलकवी पढ़ते हैं, सोलिलोक्वी नहीं मत पढ़ना। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो क्या होता है? सलीलकवी।
क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सलीलकवी। तो द स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट सलीलकवी, सलीलकवी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्या दे रखा है, स्पीकर हैज डायलॉग्स, डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के बीच में संवाद, सलीलकवी मतलब एक है तो गलत बात। स्पीकर हैज डायलॉग विद अदर, ना है ही नहीं डायलॉग तो बात तो कर ही नहीं रहा किसी से। द स्पीकर टॉक्स टू ए साइलेंट लिसनर, साइलेंट लिसनर जिसमें सामने होता है वहां पे होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जहां पे साइलेंट लिसनर आपके सामने होता है दैट्स कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। एन अलोन स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज और हर इमोशंस, ये वाला क्या हो जाएगा, सही बात है। अगला कह रहा है Which one of the following statement is not true about an ode? Not true पूछा गया है। It is in form of address, very good बात, एकदम सही है। क्या ode जो होता है वो किसी को एड्रेस होता है। It is expressed in a dignified and sincere language, very good। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, डिग्निफाइड होती है, बड़ी गरिमापूर्ण होती है, और सिंसियर का मतलब बहुत ही उच्च लेवल की होती है। अगला दे रखा है, इट इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, होरेशियन, पिंडारिक और समटाइम्स इरेगुलर ओड। ठीक है, ये बात भी सही है। इट इज नरेटिव इन स्टाइल, ना कभी नहीं होती, ओड जो होती है वो स्टाइल में क्या होती है, लिरिक होती है, लिरिकल होती है। देखो 2 प्रकार के जेनर होते हैं, लिरिकल और नरेटिव। लिरिकल का मतलब होता है जिसे गा के बताया जाता है, नरेटिव का मतलब होता है जिसे सीधा बताया जाता है एक कहानी की तरह। तो ये नरेटिव नहीं होती है, क्या होती है, लिरिकल होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 के पास चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट एन एपिक। एक एपिक के बारे में बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज ए सॉन्ग लॉन्ग लिरिक, देखो हो गई ना गड़बड़। एपिक जो होता है वो नरेटिव होता है, एपिक जो होता है वो क्या होता है, नरेटिव पोएम होते हैं। लॉन्ग बेजाम बड्डी एक कहानी होती है जो क्या होती है, नरेटिव कहानी की तरह बताया जाता है। लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट प्रेजेंट्स हेरोइक कैरेक्टर्स, हेरोइक कैरेक्टर्स वाली बात सही है, सिर्फ नरेटिव ऐड कर दो पूरी लाइन सही है। अगला दे रखा है इट इज स्टोरी इज डिग्निफाइड एंड मजेस्टिक, स्टोरी डिग्निफाइड होती है, मजेस्टिक बड़ी शानदार होती है। इनवॉल्व्स डीड्स ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वैलर, वैलर का मतलब होता है वीरता या बहादुरी, बहादुरी की कहानियां होती है, वेरी गुड बात, ये भी सही है। इट हैज सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ स्टाइल, स्टाइल बहुत ही उच्च लेवल, एलिवेट का मतलब होता है बहुत ही उच्च लेवल की, ये सही है, ये सही है, ये सही, तीनों सही है। हमें क्या पूछा गया, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के पास चलते हैं। 55 कह रहा है द अप्रोक्सीमेंट्स आर, देखो अप्रोक्सीमेंट्स होते हैं ना, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उन कॉन्सोनेंट्स का यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो वहां पे एक होता है ग्लाइड, एक होता है ग्लाइड। अब जो ग्लाइड होता है ना, उस ग्लाइड में आता है एक तो ये वाला और एक होता है ये वाला। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सेमी वोवल्स भी कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी वोवल्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है लिक्विड्स, कौन सा आता है, लिक्विड्स। लिक्विड्स जो होते हैं उसमें ले और रे होता है। ले को हम लेटरल बोलते हैं, ले को क्या बोलते हैं, लेटरल साउंड बोलते हैं। ठीक है, और रे जो होता है इसे रोटिक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे रोटिक्स बोलते हैं। हमें रोटिक्स वगैरह पे नहीं उलझना है, लेटरल वाला फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। अब क्या होता है कि एग्जैक्टली दी अप्रोक्सीमेंट्स के बारे में पूछे तो ये र ल और व, ये र ल व, चारों अप्रोक्सीमेंट्स होते हैं। कई जगह ये भी मिल जाता है अपने को, ये वाला ये व और ल भी मिल जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास चारों हो तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी के चारों नहीं, ये र ल व जो चारों होते हैं ना, ये र ल और व में भी देखना डब्ल्यू वी नहीं, ये वाले चारों होते हैं अप्रोक्सीमेंट्स होते हैं। तो कौन से में हो जाएगा, ये नेसल है, ठीक है, बट ये वाले वो है ये आपके ओस्टे होते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लोजिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये एफ्रिकेट्स हो जाएगा। ये रेलेवा कौन सा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेंट्स हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेंट्स इज इक्वल टू ये वाला, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्लाइड का और लिक्विड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो वाला क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेंट्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड, इसको पढ़ते टाइगर, क्या पढ़ते टाइगर, तो टी गलत, टी गलत, टाई टाई। ठीक है, ग ए तो आ नहीं अ, तो क्या हो जाएगा, टाइगर, टाइगर हो जाएगा। ठीक है, टाइगर इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे थे सेंट्रल वोवल्स आर, सेंट्रल वोवल्स जो होते हैं, देखो वोवल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो 3 कैटेगरी में होता है। एक तो होता है फ्रंट वोवल, कौन सा होता है, फ्रंट वोवल। फ्रंट वोवल जो होता है उसमें आता है ई, ई जैसे हम बोलते हैं ई, ई एकदम आगे से, ई ई फिर ए आई, ई ए आई, एकदम फ्रंट वोवल है। तो ठीक है, उसके बाद में आता है सेंट्रल। अगला जो आता है वो क्लासिफिकेशन कौन सा आता है, वो आता है सेंट्रल। सेंट्रल में आते हैं तीनों अ, ये जो तीनों होते हैं ना सेंट्रल में आते हैं। बाकी जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बैक वोवल्स, आ ओ ऊ आ ओ, ये जो है ना, ये कहते हैं बैक वोवल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल पूछेंगे, तो तीनों ए होते हैं वो किस में आ जाएंगे, सेंट्रल वोवल में आ जाएंगे।
अगला यदि हम देखें, अगला कह रहे हैं चूज द वर्ड विद डिफरेंट वोवल साउंड अंडरलाइंड, यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। ये वाला जो वर्ड है ना, इन वर्ड्स में इस वर्ड को पढ़ते हैं जब भी आपके सामने इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट दे रखा है, फिर ए दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो क्या होता है, इसकी जो साउंड होती है ना वो ये वाली होती है, और इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है या सिंबल होता है वो ये वाला होता है। तो यहाँ हो जाएगा वैन, यहाँ पे हो जाएगा ट्रैफिक, यहाँ पर हो जाएगा वैनिस, ये जो है इसका हो जाएगा वे, लेकिन आगे जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, वैकंट हो जाएगा। इसको होता तो सेम होती, लेकिन ये वाला जब भी आप देखना कि लास्ट में किसी प्रकार का कोई भी आपके सामने, जैसे ये NANT आ गया, CANT आ गया, MENT आ गया, LESS आ गया, मेंट हो गया, ये जितने सारे होते हैं ना, ये नेंट, कैंट, मेंट, लेस नहीं होता है, ये ए साउंड होती है। ये कौन साउंड होती है, एक मिनट, ये साउंड कौन सी होती है, ये ए साउंड होती है। ठीक है, साउंड कौन सी होती है, ये मंट है, ये कौन सा है, मंट है, ये कौन सा है, कंट है, ये वाला, अच्छा ये नंट है ना, हाँ ये वाला नंट है, ये वाला मंट है, और ये वाला लस है। ठीक है, ए की मात्रा होती ही नहीं है, नेंट, कैंट, मेंट नहीं होता है, ये नंट, कंट, मंट होता है, तो ये वैकंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वैकंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चले, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स में देखो डबल एफ आ रहा है, तो डबल वाली साउंड हो जाएगी, च और ज, ये क्या होती है, एफ्रिकेंट्स होती है, एफ्रिकेट्स। अगले क्वेश्चन के पास चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड, ये वाला देखो वैक्स। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो, फिर ए दे रखा हो, फिर कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो ये वाली मात्रा हो जाएगी, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ये वाला हो जाएगा, वैक्स। देखो वी से वह बना है, मतलब डब्ल्यू को काट दो, दोनों डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वे ही नहीं है, वे ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा, ये वाला जो है ना ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा वैक्स। अगले क्वेश्चन के पास चले, तो क्वेश्चन नंबर 61 के पास चलते हैं, जो कह रहा है कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज। कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब होता है कि टू और मोर कॉन्सोनेंट्स इन अ रो विदाउट एनी वोवल। क्या हो जाएगा, टू और मोर वोवल साउंड, गलत बात, वावल नहीं होगा। टू और मोर कॉन्सोनेंट साउंड्स इन ए रो हैविंग नो इंटरवेनिंग वोवल, बिना किसी वोवल के हो जाएगा। जैसे भी थोड़ी देर पहले वैक्स आ रहा था, क और स के बीच में किसी प्रकार का कोई भी वोवल नहीं है, उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहां से स्टार्ट होते हैं आपके टीचिंग मेथड्स, जो कह रहा है कि विच प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड इन द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता ही है, स्टूडेंट्स को टारगेट लैंग्वेज में सोचने के लिए इनकरेज किया जाता है। नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज, ठीक है, आपकी जो मदर टंग होती है नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है, ये भी बात सही है। हमें क्या पूछा कि नोट पूछा गया है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, गलत बात। डायरेक्ट मेथड में ग्रामर जो होती है उसको इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली। डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है जीटी मेथड में। और कन्वर्सेशन एक्टिविटीज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीन सही है, तो ये वाला जो है ना ये गलत है, और जो गलत है वही वाला क्या है, हमारे सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन चारों में से। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको पता करना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज लिस्ट यूजफुल इन प्लानिंग रेमेडियल एक्टिविटीज, यही गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा गया ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल, नॉट लिस्ट यूजफुल। द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका सही होगा तो ही रेमेडियल टीचिंग सही होगी, तो लिस्ट यूजफुल नहीं होगा, मोस्ट यूजफुल होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं अपने। अचीवमेंट टेस्ट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अचीवमेंट, ठीक, अचीवमेंट टेस्ट आपके अचीवमेंट का लेवल बताता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेजर द एबिलिटी ऑफ लर्नर, ठीक है, एबिलिटी हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट स्पेशल एबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी सही है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। द मल्टीलिंगुअलिज्म नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज रिसोर्स, सो दैट, रिसोर्स के तौर पे यूज करना है ताकि क्या हो सके, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, ना गलत बात। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड कंफर्टेबल, किसी भी चाइल्ड की यदि होम लैंग्वेज को, उसकी लैंग्वेज को यदि आप यूज कर रहे हो तो बच्चा क्या करेगा, सिक्योर फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट्स सोशियो लिंग्विस्टिक कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस। सोशियो लिंग्विस्टिक की जहां बात आए वहां पे आपको किसके पास पहुंच जाना है, CELT के पास पहुंच जाना है। जहां बात सोशियो लिंग्विस्टिक की आए, सामाजिक भाषा, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज की हम बात करें, एवरीडे लैंग्वेज, जेन्युइन बात लैंग्वेज की बात करें, तो वहां पे CELT कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग है वो आ जाएगा। इन CC टीचर ट्राइज टू, CC में टीचर क्या करता है, मेक लर्नर एसेस द टीचर की
लर्नर टीचर को एसेस करे, गलत बात। आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स ऑफ द लर्नर, नहीं, ये आपका डायग्नोस्टिक होता है। फिर कहते हैं फाइंड आउट टू वॉच एक्सटेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव, ठीक है, किस हद तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुए इस बात को कोशिश करता है। ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह हम देखते हैं, लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये ग्रुप में नहीं होता, इन एक ग्रुप नहीं, पूरी क्लासरूम की होती है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्रेमिंग पे बात, सीसी कब बनती ही नहीं है क्रेमिंग के साथ। क्रेमिंग मतलब होता है रटना, रट्टा लगाना, इसकी सीसी के साथ कभी नहीं बनती। सीसी रटने पे कभी जोर नहीं देता। विच इज नॉट ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग इट इज ए प्रोग्राम, नॉट ट्रू पूछा गया, ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, यस या नो। इट इज ए प्रोग्राम टू गिव एडिशनल हेल्प टू स्लो लर्नर, स्लो लर्नर को क्या करना, एडिशनल हेल्प देना, ठीक बात है, ये बात सही है। अगला कह रहा है इट इज ए रीटीचिंग ऑफ द इनकरेक्टली लर्न स्किल, बिल्कुल इट इज रीटीचिंग है किसकी, इनकरेक्टली लर्न स्किल्स, ठीक है। अगला कह रहा है इट इज प्रोग्राम टू टीच द स्टूडेंट्स न्यू आइडियाज, गलत बात, ठीक है, नए आइडियाज नहीं, मैं बताता हूं इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट देखना। इट कंटेन्स गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स टू ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिफिकल्टी से ओवरकम करना मतलब उनसे काबू करना, ये वाली बात भी सही है। हमें क्या पूछा, नोट करेक्ट, ये वाला सही हो जाएगा। अब इस चीज को देखना, रेमेडियल टीचिंग जो होती है ना कभी भी रीटीचिंग नहीं होती है। रेमेडियल जो टीचिंग होती है वो ना तो रीटीचिंग होती है और रेमेडियल टीचिंग में ना ही नए आइडियाज पढ़ाए जाते हैं। ना तो रीटीचिंग होती है और ना ही उसमें नए आइडिया फिर पढ़ाया क्या जाता है। रेमेडियल टीचिंग एक्चुअल में रीटीचिंग ही होती है, लेकिन किसकी, सीधा यदि आपके सामने है ना रेमेडियल टीचिंग रीटीचिंग, गलत बात है। रीटीचिंग ऑफ इनकरेक्ट, रीटीचिंग ऑफ इनकरेक्टली लर्न स्किल्स या आइडियाज, ऐसे स्किल या ऐसी बातें जो आपने गलत सीख ली उनको रीटीच करना, मतलब जहां पे कमियां रह गई हो, पहले से पढ़ाई गई बातें ही है, नई बात कुछ भी नहीं आएगी, नई चीजों को सस्पेंड कर दिया जाता है, नई कोई बात नहीं आएगी, पहले से पढ़ाई गई बातें ही पढ़ानी है, लेकिन सारी नहीं पढ़ानी है, केवल उन चीजों को जहां पे डिफिकल्टीज है, जहां पे गलतियां हो रही है, उन्हीं को क्या करना है, रीटीच करना है। अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एम्फेसाइज्ड इन CELT, CELT में क्या एम्फेसाइज होता है, द कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्शन बोथ इन प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगला दे रखा है द कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्शन ओनली इन प्रोसेस, गलत बात, नॉट इन द प्रोसेस, गलत बात। फिर अगला क्या दे रखा है, नाइदर वाला भी गलत, दोनों में होता है, इन बोथ इन प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव, दोनों में क्या होता है, CLT फोकस करता है। अगले क्वेश्चन के पास चले तो क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबुलरी एम्फेसाइजेज। कंट्रोल्ड वोकेबुलरी जो होता है ना उसमें क्या होता है, एम्फेसिस किस पे होता है, कंट्रोल्ड का मतलब होता है उतनी ही वोके पढ़ाना। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबुलरी का मतलब होता है उतनी ही वोकेबुलरी पढ़ाना जितनी से काम चल सके। जैसे मान लो हमें कोई भी लैंग्वेज आती है, हम हिंदी बोलते हैं, क्या हमें हिंदी का पूर्ण नॉलेज है क्या, ना, हमें सिर्फ उतनी आती है जिससे हमारा काम चल सके। जैसे बोलते हैं कंट्रोल्ड वोकेब वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा, मच वोकेब गलत, नो वोकेब वाला गलत, ओनली द वोकेब दैट इज यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज टू बी टॉट, ऐसी वोकेबुलरी पढ़ाना जो क्या होती है एवरीडे लैंग्वेज में यूज होती है, वो वाली हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज टू डेवलप, डायरेक्ट मेथड रीडिंग बनती ही नहीं है, कॉम्प्रीहेंसिव खुद रीडिंग होता है, क्या हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल हो जाएगा। कम्युनिकेटिव होता है तो फिर भी देख लेते हैं अपने, ठीक, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब पढ़ना ही होता है, समझना होता है, GT मेथड की बातें दोनों वाली, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा था ना इसमें क्वेश्चन 71 हो गया क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन वो गलत था। द प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन एनी एक्टिविटी कैन असिस्ट बाई, किसी भी स्टूडेंट की जो प्रेजेंस होती है कि उसने भाग लिया है फिर नहीं, चेकलिस्ट हो जाएगी, यस और नो। प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट एनी एक्टिविटी कैन असिस्ट, कैन बी असिस्ट बाई चेकलिस्ट, यस और नो। जहां पे दो ऑप्शन होते हैं, जहां पे दो ऑप्शन होते हैं, यस या फिर नो, एब्सेंट या फिर प्रेजेंट, फेल या फिर पास, ट्रू या फिर फॉल्स, जहां दो ऑप्शन होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, चेकलिस्ट। और मोर देन 2 ऑप्शन होते ही फिर क्या हो जाएगा, रेटिंग स्केल होता है, जहां पे वैल्यू असाइन करनी होती है, मोर देन 2 ऑप्शंस होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके इसमें हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से देखते जाइए, डाउट्स वगैरह मेरे हिसाब से आ नहीं होंगे और आने भी नहीं चाहिए। अब आपके लिए डाउट्स वगैरह जो है उनको आप साइड में कर दीजिए, ठीक है। गुड लक।